हेलो दोस्तों, मैं ओम झाझड़िया। आज की क्लास में आपको भाजकता के नियम, बोडमास का नियम और उसके अलावा इकाई के अंक ज्ञात करने से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अपना एक ऐप बनवा लिया है और वो ऐप जो है वो आप गूगल प्ले स्टोर से मैथ्स विथ ओम झाझड़िया टाइप करके सर्च कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप के ऊपर मैंने अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग कोर्स अवेलेबल आपको करवा रखे हैं। जैसे सबसे पहले अभी मैं बात करूं आपको, तो एक अंक गणित का मैंने बैच स्टार्ट किया है लाइव क्लास का, जिसमें आपको किसी भी कंपटीशन, राजस्थान लेवल की या सेंट्रल लेवल की किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए अंक गणित उसमें कंप्लीट आपको मिलेगी। उसके अलावा आप देखेंगे तो रीट मेंस के लिए भी बैच मैंने स्टार्ट कर दिया है, और अर्थमेटिक के अलावा मेंसुरेशन और स्टैटिक्स जो हैं कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनके लिए भी छोटे छोटे पैक मैंने वहाँ पर स्टार्ट किए हैं। और उसके अलावा देखें तो आरपीएससी के द्वारा अभी आयोजित की जाने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती, व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए प्रथम पेपर में जो मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट आता है उसके लिए, और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा अभी जो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है एलडीसी, उसके लिए भी कोर्सेज मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। जो भी स्टूडेंट जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से अपने कोर्सेज बाई कर सकते हैं। अपना जो ऐप है वो मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से है, इसी नाम से आपका यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर भी मैं आपको समय समय पर कुछ पीडीएफ है वो उपलब्ध करवाता रहता हूँ, जिनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास में हम बोडमास के नियमों पर आधारित, भाजकता के नियमों पर आधारित, भाजकता के नियम मतलब जैसे किसी संख्या में 2 का भाग, 3 का भाग, 4 का भाग, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 11 का भाग जाता है या नहीं जाता, इस बात का पता कैसे चलता है, उन पर आधारित प्रश्नों को। इसके अलावा मैंने बताया जैसे बोडमास के नियमों पर आधारित प्रश्नों को, और किसी भी संख्या में कितनी भी बड़ी घात हो, उस घात को सरल करने के बाद इकाई का अंक क्या होगा, उन पर आधारित प्रश्नों को आज की क्लास में हम सरल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाजकता के नियमों की, और भाजकता के जो नियम हैं उनमें से सबसे पहले अपन बात करेंगे किसी संख्या में 2 का भाग जाता है या नहीं जाता, इस बात का पता कैसे चलता है। आप सब जानते हैं अगर संख्या सम है, सम होने का मतलब इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो उसमें 2 का भाग जाएगा। आप ये कह सकते हो अगर संख्या सम है तो सम हो तो उसमें क्या 2 का भाग हमेशा जाएगा, इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इकाई का अंक जो है जैसे 4, 7, 8 ये कोई संख्या है तो इसमें इकाई का अंक 8 है। ये अगर 8 सम संख्या है, सम संख्या 2, 4, 6, 8, तो यहाँ पर इसमें 2 का भाग पूरी संख्या में जाएगा, वरना 2 का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार क्या होता है 2 का, 4 का और 8 का, इन तीनों में समानता होती है। तो 2, 4 और 8 पहले मैं तीनों साथ में बता देता हूं। 4 का भाग देखिए, किसी संख्या में 4 का भाग जाता है या नहीं जाता, इसके लिए क्या करना चाहिए अपने को, इकाई और दहाई का अंक देखना चाहिए। 2 के भाग में तो केवल इकाई का अंक देखा जाता है और 4 के भाग में इकाई और दहाई 2 अंकों को देखा जाता है। अगर दोनों अंकों में 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। जैसे यहां पर ये कह सकते हो आप कि अंत से 2 अंक उनमें 4 का भाग जाना चाहिए। जैसे आपको दे रखा हो 3, 5, 7, 8, 9, ये कोई संख्या दे रखी है। अब इस संख्या में 4 का भाग जाता है या नहीं जाता, इस बात का पता कैसे चलेगा। आपको पूरी संख्या में 4 का भाग देने की जरूरत नहीं है, आप अंत के 2 अंक इकाई और दहाई में इन दोनों में 4 का भाग दे लो, और यहां पर 4 का भाग दोगे तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 बचेगा 1, पूरा भाग नहीं जाएगा, मतलब इस संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। अगर आपको ये दे रखा हो 7, 2, 9, 4 और जैसे आपको दे रखा हो 8 दे रखा है, अब इस संख्या में क्या 4 का भाग जाएगा, इसमें देखोगे तो आप अंत के 2 अंक क्या है 48, 48 में 4 का भाग 12 चौक 48 पूरा जाता है, मतलब इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। इस प्रकार 4 का भाग देखकर आपको देखना है
तो अंत के आपको दो अंकों को देखना पड़ेगा, इकाई और दहाई के अंक दोनों में अगर 4 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में ही 4 का भाग जाएगा। 2 के बाद 4 और 4 के जैसे ही तरीका है किसका, 8 का। किसी संख्या में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता, इस बात का पता कैसे चलता है। यहां पर एक अंक देखते हैं, यहां पर 2 अंक देखते हैं और यहां पर 8 में 3 अंकों को देखा जाता है। आप ये कह सकते हो कितने अंत से कितने अंकों को, 3 अंक आपको देखने हैं, इकाई दहाई और सैकड़े के अंकों को। अगर तीनों अंकों में 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। जैसे आपको दे रखा है 3 5 4 0 8, मान लो ये कोई संख्या दे रखी है। अब इस संख्या में क्या 8 का भाग जाता है, तो आप अंत के 3 अंक इकाई दहाई सैकड़े का जो 3 अंक है उनमें 8 का भाग दो। 8 पंजो 40, 8 एकम 8, पूरा पूरा भाग जाता है, मतलब इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग देने के लिए इकाई का अंक देखा जाता है, 4 का भाग देने के लिए इकाई और दहाई के अंकों को, और 8 का भाग देने के लिए इकाई दहाई और सैकड़े 3 अंकों को देखा जाता है। यहां पर इस प्रकार से ये 2 4 और 8 का भाग देने का तरीका होता है। इसी प्रकार अपन आगे बढ़ें तो आप देखते हैं अपन 3 का भाग, किसी संख्या में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, उस बात का पता कैसे चलता है। आप अंकों का योग करोगे, संख्या के अंकों का योग करेंगे और अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। अगर अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। जैसे आप देखो, आपको दे रखा 3 5 8 7, ये कोई संख्या दे रखी है। अब ये संख्या क्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो आप अंकों का योग करो। अंकों का योग करोगे तो 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 7 कितने हुए, 23। क्या 23 में 3 का भाग जाता है, अंकों के योग 23 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। आपको जैसे मान लो कोई संख्या दे रखी है 7 2 5 4, ये कोई संख्या दे रखी है, क्या इसमें 3 का पूर्णतः भाग जाएगा। अंकों का योग करो आप, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, अंकों का योग 18 है, 18 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और जैसा 3 का तरीका होता है वही तरीका 9 का भी होता है। अंकों के योग में 9 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। जैसे देखिए यहां भी वही तरीका है, अंकों के योग में किसका भाग, 9 का भाग जाना चाहिए, तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। जैसे अभी आपने संख्या देखी 7 2 4 5, ये कोई संख्या है। अब ये संख्या क्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। अगर आप इसमें देखोगे तो अंकों का योग 9 और 9 18, अंकों का योग 18 है, 18 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। आपको जैसे कोई संख्या दे रखी है 3 2 5 8, ये कोई संख्या दे रखी है 7, मान लो ये कोई संख्या दे रखी है। अब ये संख्या क्या 9 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो आप अंकों का योग करो। अंकों का योग 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 15 कितने हो गए, 25। 25 में 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। ये भाजकता के जो नियम हैं उन नियमों को आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आप बात करें जो बीच में और रह गए 2 3 4 के बाद 5 की अपन बात करें, तो 5 आप जानते हो इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो। लास्ट में इकाई का जो अंक आता है वो या तो 0 हो या 5 हो, तभी संख्या में 5 का भाग जाता है, वरना 5 का भाग नहीं जाता है। आप ये कह सकते हो इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक 0 या 5 होने पर ही 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा, वो आप सबको पता है। 6 की बात करूं तो मैं, किसी संख्या में 6 का भाग जाता है या नहीं जाता, तो अगर किसी संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है और 3 का पूरा पूरा भाग जाता है,
तो उस संख्या में 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। मतलब 2 और 3 के भाग जाने की जो दोनों शर्तें हैं, वो अगर दोनों शर्तें पूरा होती हैं तो वहां पर 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो 2 व 3 का भाग जाने पर, 2 व 3 का भाग जाने पर 6 का भाग भी उसमें पूरा पूरा जाएगा। उसके अलावा अपन देखें तो 6 के बाद 8 हो गया, 7 की जरूरी नहीं है, और उसके बाद अपन देखें 9 हो गया, और लास्ट में अपन देखते हैं कितना 11। 11 का क्वेश्चन अच्छा बनता है। 9 11 क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, 3 का 9 का या 11 के भाग से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी 4 का 8 का इनके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 11 का भाग जाने का कैसे पता चलता है उसका और समझें आप। किसी भी संख्या में एकांतर अंकों का योग और उनका अंतर अगर 0 11 22 33 ऐसे आता हो तब तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। संख्या के एकांतर अंकों का योग का अंतर, एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 11 22 या 33 इस प्रकार हो तो उस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे आपको दे रखा हो 4 2 5 6 3 1 इस प्रकार की ये कोई संख्या दे रखी है। क्या ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, इस बात का पता कैसे चले अपने को देखो। अपन क्या करते हैं, एकांतर अंकों का, एकांतर मतलब एक छोड़कर एक, जैसे 4 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 3, एकांतर अंक हो गए, एक छोड़कर एक हो गया यहां पर। तो इनको जोड़ो आप, 4 और 5 9, 9 और 3 12, एकांतर अंकों का योग कर लिया। अब बचे हुए अंकों का योग और करो आप। बचे हुए अंक कौन से हैं, 2 6 और 1, 2 और 6 8, 8 और 1 कितने हो गया 9। एकांतर अंकों का योग आपने दोनों जो है कर लिया, और उनका अंतर अगर 0 11 22 आए तब तो उसमें 11 का भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। इनका अंतर आया कितना 3, 0 11 22 में से नहीं आया, तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। एकांतर अंकों का योग और उनका जो अंतर है वो 0 11 22 33 44 उनमें से आना चाहिए, तभी वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होती है, वरना विभाजित नहीं होगी। अगर इसी में थोड़ा सा अपन चेंज कर दें, क्वेश्चन में संख्याओं में थोड़ा सा परिवर्तन कर दें, तो अब क्या ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। एकांतर अंकों का योग करो आप, 4 5 9, 9 और 3 12, बची हुई संख्या 2 और 6 8, 8 और 4 12, एकांतर अंकों के योग का अंतर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस प्रकार आपने देखा ये भाजकता के नियम हैं। ये नियम आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए, इन पर आधारित एग्जाम्स में क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। अब जो सीट मैंने आपको उपलब्ध करवाई है, उस सीट में भाजकता के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। आपको 3, 9 या 11 के क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, बाकी क्वेश्चन किसी का भी बनाया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से आपको दे रखा है। यदि 3 1 P 5, यदि 3 1 P 5 3 का गुणज है, 3 का गुणज होने का मतलब इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। किसी संख्या का कोई गुणज है, गुणज का मतलब उसमें पूरा पूरा भाग जाता है। P दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक तो 5 है, दहाई का अंक कितना है P है। P दहाई का अंक है तो P का अधिकतम मान क्या होगा। पहली बात तो यहां पर बीच में चाहे P लिखो, चाहे X लिखो, चाहे A लिखो, कोई भी लिखो, उसका मान जो होता है वो 0 से 9 के बीच में ही होता है। मतलब 0 हो सकता है, इकाई एक अंक का मान हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो सकता है। ऐसा नहीं आप 11 लिख दो, 12 लिख दो, 15 लिख दो, 150 लिख दो, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही अंक आपको लिखना है, 0 छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा 9 हो सकता है। यहां पर P दहाई का अंक होने का मतलब है ये इकाई का अंक दहाई का, ये सैकड़े का और ये हजार का अंक है। तो ये दहाई का जो अंक है ये P है,
ये संख्या इस 3 का गुणज है, मतलब 3 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है। अगर इस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो अंकों के योग में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अंकों का योग 3 और 1 4, 4 और 5 9, और 9 में p और जुड़ेगा, 9 में p और जुड़ेगा, उसके बाद उस संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब बात करें अपन p का मान यहां पर क्या हो सकता है। p का मान छोटे से छोटा 0, 1 2 3 4 5 9 तक क्या क्या मान हो सकते हैं उनके बारे में अपन देखें। मैं यहां पर p का मान सबसे पहले जैसे 0 रखूं, तो अगर p का मान 0 रखूंगा तो 9 + 0 9, 9 में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाएगा, मतलब p का मान 0 हो सकता है। अगर p का मान 1 रखें तो 9 और 1 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता तो संख्या में नहीं जाएगा, मतलब 1 नहीं हो सकता। 2 मान हो सकता है क्या, 9 और 2 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता तो 2 मान भी नहीं हो सकता। क्या 3 मान हो सकता है क्या, 3 मान हो सकता है, 9 और 3 12, 12 में 3 का भाग जाता है तो संख्या में भी जाएगा, मतलब 0 के बाद 3 हो सकता है। ऐसे 3 3 जोड़ने पर जो भी मान आएंगे वो मान हो सकते हैं। जैसे 0 के बाद 3 आया, 3 के बाद 6 आएगा, 9 और 6 15, 15 में 3 का भाग जाता है तो एक 6 भी मान हो सकता है, और 6 में 3 और जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, 9 और 9 18, 18 में 3 का भाग जाता है तो संख्या में भी जाएगा। मतलब p के जो मान है वो 4 हो सकते हैं, कौन कौन से, 0 3 6 और 9। अगर आपको न्यूनतम मान पूछा होता p का तब तो आपका आंसर होता 0, लेकिन आपसे पूछा क्या है p का अधिकतम मान बताओ, और अधिकतम मान कौन सा है 9 है, मतलब यहां पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 9 आ जाएगा। ये p का अधिकतम मान होगा, और p का मान अगर आप यहां बड़े से बड़ा 9 रख दोगे तो इस संख्या में अंकों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा 18, 18 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 17 किस प्रकार से है। 17 में आपको जो संख्या दे रखी है उसमें आपको केवल 4 से भाग देने से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। 4 का भाग जाने के लिए क्या कंडीशन है, वो कंडीशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि 3 7 3 p 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, तो p का मान क्या होगा, वो p का मान अपने को यहां से ज्ञात करना है। p का मान 4, ये संख्या जो है वो 4 से विभाज्य है, और 4 का भाग देने का मतलब इकाई और दहाई अंत के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। यहां पर अंत के 2 अंक जो हैं वो 3 और p हैं। अब 3 और p में p का मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या हो सकता है उसको अपन देखें। अगर p का मान मैं सबसे पहले यहां पर 0 रख दूं तो 30 हो जाएगा। 30 में 4 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा, मतलब p का मान 0 नहीं हो सकता। यहां पर अंत के मैं केवल कौन से अंकों को देख रहा हूं, इकाई और दहाई के 2 ही अंकों को यहां पर देख रहा हूं। अगर p का मान 0 के बाद 1 रखोगे तो 31 में भी 4 का भाग नहीं जाता। अगर p का मान यहां 2 रख दें तो यहां पर 32 हो जाएगा। 32 में किसका भाग, 4 का भाग जाता है, मतलब p का मान 2 हो सकता है। लेकिन ऑप्शन में आप देखोगे तो पहला ऑप्शन है जिसमें केवल 2 है, लेकिन तीसरे ऑप्शन में 2 या 6 भी है, मतलब अपने को 6 को भी ट्राई करना चाहिए। यहां पर 2 रख दिया p का मान तो पूरा पूरा भाग 4 का चला गया, मतलब संख्या में चला जाएगा, तो p का मान 2 हो सकता है। 3 रखोगे तो 33, 33 में 3 का भाग नहीं जाता। 4 रखोगे तो 34, 34 में भी 4 का भाग नहीं जाता। 5 रखोगे तो 35 में भी 4 का भाग नहीं जाता। लेकिन 6 रखोगे तो 36 होगा, और 36 में 4 का भाग 4 निमा 36 जाता है, मतलब p का एक मान और भी हो सकता है, और वो कौन सा हो सकता है, 6 हो सकता है। मतलब यहां पर p के मान कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, या तो 2 या फिर 6। इन दोनों में से आप कोई भी रख दोगे तो ये संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित होगी, ये अपना आंसर हो जाएगा। 17 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। 18 में आपको 9 से विभाज्य पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया है। किस प्रकार से है देखिए, यदि 2 7 9 4 p 5
1 ये संख्या 9 से विभाज्य है तो p का मान क्या होगा, वो p का मान आपसे पूछा गया। इस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है तो p का मान क्या होगा। 9 का भाग जाने के से संबंध में मैं आपको बता चुका, अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। अंकों का योग देखो आप, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 4 18 और 4 22, 22 और 5 27, 27 और 7 कितने हो गए, 34 हो गए। 34 में और कितना जुड़ेगा, p और जुड़ेगा, और फिर उसके बाद उस संख्या में 9 का भाग जाना चाहिए। अंकों के योग में 9 का भाग जाएगा तभी तो संख्या में जाएगा। अंकों का योग, जो आपको अंक पता थे उनका योग आपने कर लिया, उनका योग आया 34। 34 में p का मान और रखेंगे, वो और जुड़ेगा, उसके बाद उसमें 9 का भाग जाना चाहिए। 9 का अगर आप गुणज देखो तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36। 34 से अगली संख्या 36 होती है जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। और 36 कब आएगी, जब p का मान आप 2 रखोगे। यहाँ अगर p का मान हम यहाँ 2 रखें, 1 रखने से तो 35 होगा, 35 में 9 का भाग नहीं जाएगा। 2 रखोगे तो 36, 34 और 2 36, और 36 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, मतलब संख्या में भी जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर p का मान कितना होगा, 2 होगा, तभी ये संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। 36 से 9 का गुणज होता है। उसके बाद तो 45 आता है। 45 तो तब आएगा जब इसमें 11 जोड़ो, और 2 अंकों की संख्या नहीं लिख सकते आप, केवल एक ही अंक की संख्या लिख सकते हो। एक ही अंक की संख्या तो केवल 2 लिखने से ही योग 36 होगा, और तभी संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आपको 11 पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है। 11 से भाग जाता है या नहीं जाता, उस पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है। यदि दी गई संख्या 9 2 5 x 8 5 11 से विभाज्य है, यह संख्या 11 से विभाज्य है, तो x का न्यूनतम मान आपसे पूछा गया है। ध्यान दें, x का न्यूनतम मान, न्यूनतम जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा न्यूनतम मान आपसे पूछा गया है। अब 11 के विभाज्य होने न होने का पता कैसे चलता है, एकांतर अंकों के योग का अंतर। एकांतर अंक 9 के बाद 5, 5 के बाद 8 इस प्रकार होंगे, इनको योग करो आप। 9 और 5 14, 14 और 8 है 22, एकांतर अंकों का योग आया 22। और बचे हुए अंकों का योग, बचे हुए अंक कौन से हैं, 5 और 2 7, 7 में x और जुड़ेगा तो 7 प्लस x, ये बचे हुए अंकों का योग। इनका जो अंतर है, इनका जो अंतर, इसका और इसका जो अंतर है, वो या तो 0 होना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या 22 आना चाहिए, इस प्रकार आना चाहिए। क्या इन दोनों का जो अंतर है वो 0 हो सकता है? 0 अंतर तो तभी हो सकता है जब ये 22 है तो ये भी 22 हो, और ये 22 कब होगा, जब आप 7 में 15 जोड़ो। 7 और 15 22, 22 में से 22 घटाएंगे तभी 0 आएगा। लेकिन x का मान 15 कोई ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, ऑप्शन में 15 है ही नहीं x का मान। न्यूनतम मान पूछा, छोटे से छोटा मान आपसे पूछा गया। अंतर 0 नहीं हो सकता तो अंतर 11 चेक करो आप, और 11 कब होगा, जब 22 में से आप 11 घटाओगे तभी तो 11 बचेंगे। और ये 11 कब होंगे, जब आप 7 में 4 जोड़ दो। x की जगह अगर आप 4 रख दोगे तो ये 7 और 4 11 हो जाएंगे, और 22 में से 11 जाने पर 11 बचेंगे, मतलब संख्या में 11 का भाग चला जाएगा। लेकिन वो कब जाएगा, जब आप x का जो न्यूनतम मान है वो आप 4 रखोगे, तभी ये संभव हो पाएगा। तो यहां पर एकांतर अंकों के योग का जो अंतर है वो 0, 11, 22 इनमें से होने पर ही 11 से भाग पूरा पूरा संख्या में जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं। ये तो अपन ने भाजकता के नियमों पर आधारित प्रश्नों को सरल किया। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं बोर्डमास के नियमों पर आधारित प्रश्नों को। बोर्डमास का नियम जो है वो नियम क्या है, और उस पर आधारित क्वेश्चंस एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उनको अपन देखते हैं। बोर्डमास का नियम जो है वो एक तरह से कैलकुलेशन में आपको काम आएगा। संख्याओं के जोड़ बाकी गुणा भाग आपको दे रखा हो
तो वहां पर पहले जोड़ करें, पहले बाकी करें, पहले गुणा करें, या पहले भाग करें, या पहले ब्रैकेट को सरल करें, या पहले का को सरल करें, उनके लिए आपको काम आएगा। बी का मतलब यहां पर ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब क्या होता है, कोष्ठक, कोष्ठक होता है। अगर किसी भी कैलकुलेशन में कोष्ठक आपको पहले दे रखा है तो आपको पहले कोष्ठक को सरल करना है। ओ होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता तो गुणा ही है, लेकिन का कहीं लिखा होता है तो उस गुणा को पहले करना होता है अपने को। डी डिवीजन, डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग। एम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा। ए एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़। और एस सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बाकी होता है। तो ये इनका क्रम होता है। सबसे पहले कोष्ठक अगर हो तो कोष्ठक को सरल किया जाता है, कोष्ठक नहीं हो तो फिर का मतलब गुणा है लेकिन उसको सरल पहले करना होता है, फिर उसके बाद भाग, और भाग के बाद गुणा, और फिर लास्ट में जोड़ और बाकी। जोड़ और बाकी को आप किसी को भी पहले करो, कोई बाद में करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी चारों का क्रम यही होना चाहिए और इसी क्रम से आपको इनको सरल करना है। ये बोर्डमास का नियम है। अब इन पर, इस नियम पर आधारित कैलकुलेशन के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसका है 20 नंबर क्वेश्चन जो है, किस प्रकार से उसको देखिए आप। आपको दे रखा है क्वेश्चन 25 + 12 गुणा में 33 - 25 भाग 5, इसका मान क्या है वो मान आपसे पूछा गया। चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इसका मान अपने को बताना है। सबसे पहले यहां पर अपन देखें तो बोर्डमास के नियम में ब्रैकेट, ब्रैकेट यहां पर नहीं है कोई भी, फिर ऑफ का यहां पर नहीं है, तो उसके बाद कौन सा आता है, भाग, डिवीजन आता है। डिवीजन का निशान इसमें इन दोनों के बीच में है, तो आपको इन दोनों के बीच में भाग की संक्रिया पहले करनी है। ये माइनस पहले नहीं करना, 33 में से 25 नहीं घटाना, पहले इन दोनों के बीच में भाग है तो उस भाग को पूरा करें आप। जब 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और उसके बाद क्या है, -33 गुणा में 12 + 25, ये बाकी बचा हुआ क्वेश्चन है। भाग आप पूरा कर चुके हैं, भाग के बाद गुणा, और गुणा के बाद जोड़ बाकी है। गुणा किन के बीच में है, 12 और 33 के बीच में गुणा है। आप अगर ये गुणा यहां पर साथ में कर देते तो कर सकते थे, ये गुणा अलग हो जाता, ये भाग अलग हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। अलग से करना चाहें तो अलग से भी कर सकते हैं। यहां पर 25 तो है ही, और प्लस 12 गुणा में 33, 12 को 33 से गुणा करेंगे तो 396, आगे कितना है माइनस का 5, 25 में से 5 घटाएंगे 20, 20 और 96 जोड़ेंगे तो 396 जोड़ेंगे तो 416 आपको प्राप्त हो जाएगा। ये जोड़ बाकी है, जोड़ बाकी में आप पहले करो चाहे किसी संख्या को बाद में जोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, 416 हो जाएगा। क्रम का आपको ध्यान रखना है, विशेषकर भाग और गुणा के क्रम का ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आपको दे रखा है 4 - 2 - 9 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 2 भाग 1 + 3, ये किसके बराबर है, इसका मान क्या है वो मान आपसे पूछा गया। पहली बात तो ये, किसी भी संख्या की 0 घात होने पर, किसी भी संख्या की 0 घात होने पर उसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। जैसे मान लो 5 की पावर 0 है तो उसका मान भी 1 होगा, 7 की पावर 0 है तो उसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या की 0 घात होने पर उसका मान सदैव 1 होता है। यहां पर देखो 4 तो पहले ही है और इस संख्या की घात 0 है, इसके अंदर जो भी संख्या है उसका घात 0 है, मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस आगे अगर बात करें अपन तो 3 की पावर 2 का मान कितना होता है, 9 भाग 1 + 3। एक बार अपने घात को सरल करके लिख लिया। अब अपन बोर्डमास का नियम लगाएं, ब्रैकेट नहीं है, का भी नहीं है, पहले क्या है, भाग, तो भाग को सरल करेंगे और 9 में जब 1 का भाग देंगे तो 9 बार ही जाएगा। 4 - 1 प्लस 9 एकम 9 प्लस आगे कितना है, 3। अब इसको आप सरल कर सकते हो। 4 में से 1 जाएगा 3, 3 और 3 6, 6 और 9 15 हो जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप कैसे भी जोड़ें घटाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, 15 आ जाएगा आपका आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 इसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 22 बोर्डमास के नियम पर आधारित है। आपको दे रखा है 12 की पावर 2 प्लस 16 का 3 माइनस 20 भाग 4। इसको कैलकुलेट करना है और इसको कैलकुलेट करके आपको इसका मान बताना है। यहां पर देखें तो का भी लिखा हुआ है और का लिखा तो उसका मतलब क्या होता है, गुणा। ब्रैकेट तो यहां पर नहीं है, लेकिन सबसे पहले का लिखा हुआ है तो का को सरल करेंगे। का मतलब इन दोनों को अपन गुणा करेंगे। यहां 12 का जो स्क्वायर होता है वो तो 144 होता है, आप जानते ही हैं। प्लस 16 को 3 से गुणा करेंगे तो 16 3 48 और माइनस यहां पर भाग दे लेंगे अपन। का को आप सरल कर चुके हो, का आपने सरल कर दिया, तो अब भाग को भी सरल कर दो आप। ये दोनों संक्रियाएं अलग अलग हैं तो अलग अलग हैं तो एक साथ कर सकते हो आप। 20 में यहां पर 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब जोड़ बाकी आपके पास और कुछ नहीं है यहां पर। 48 में से 5 जाएंगे तो 43 बचेंगे और 144 प्लस 43 कितने हो जाएंगे, 187 हो जाएंगे। वो आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार। तो आपने पहले का को सरल कर दिया, उसके बाद आपने भाग दे लिया और फिर जोड़ बाकी था सिंपल, वो जोड़ बाकी भी अपने सरल कर दिया। 22 नंबर के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में आपको भाग के निशान भी दे रखे हैं, कोष्टक भी दे रखे हैं। कैसे सरल करेंगे देखिए आप। आपको दिया गया है 3 माइनस 9 माइनस 3 गुणा में 8 भाग में 2। इसका मान क्या होगा, वो मान अपने को बताना है। सबसे पहले बात करें कोष्टक की, तो कोष्टक आपको दे रखा है तो कोष्टक को सरल करना है और कोष्टक के अंदर भी वही क्रम रहेगा। कोष्टक के अंदर क्रम क्या, मतलब का लिखा है तो का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर बाकी हो जाएगा। यहां पर अपन देखें तो 3 माइनस इसको तो आप रहने दो, इन दोनों इसके बीच में माइनस गुणा भाग। सबसे पहले सरल कौन सा होगा, भाग होगा। तो यहां पर भाग करेंगे तो 9 माइनस 3 गुणा, इसको तो छोड़ो आप, ऐसा कैसा, 8 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 4 बार गया। अब भाग सरल हो चुका तो अब किसको करेंगे अपन, गुणा को करेंगे। 3 माइनस 9 माइनस 4 तिया 12, गुणा भी सरल हो चुका। अब किसको सरल करेंगे अपन, माइनस को। तो यहां पर 3 माइनस 9 में से माइनस 12 माइनस करेंगे तो बचेंगे माइनस के 3। और अब आप कोष्टक को जब लास्ट में खोलेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा होके माइनस गुणा माइनस प्लस, और 3 प्लस 3 मान कितना आपको प्राप्त होगा, 6 मान आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगा। कैलकुलेशन ये मैं समझाने के हिसाब से आपको पूरी लिख रहा हूं, बाकी आप जितना सीधा करना चाहें उतना सीधा। एक बार जैसे ही अपने क्वेश्चन समझ में बैठ जाता है उसके बाद आप उसको सीधा या जल्दी या कम से कम कैलकुलेशन के अंदर सरल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दे रखा है 34 भाग 17 गुणा में 2 प्लस में 4। इसका मान क्या होगा, वो मान अपने को बताना है। यहां पर देखें तो सबसे पहले कौन सी संक्रिया होगी, गुणा होगी या भाग होगी, पहले कौन सी होती है, भाग होती है। तो 34 में 17 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। आगे क्या है, गुणा में 2, आगे क्या है, प्लस 4। भाग आप कर चुके, अब क्या होगा, गुणा। अब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, प्लस आगे कितना है 4, और 4 ऐड होंगे तो मान कितना प्राप्त होगा आपको, 8 मान इसका प्राप्त हो जाएगा। ये थे आपके बोर्डमास के नियमों पर आधारित प्रश्न। आगे अपन बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं इकाई का अंक ज्ञात करने पर आधारित प्रश्नों को। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं अपन, इकाई का जो अंक होता है, इकाई अंक पर आधारित प्रश्नों को अपन सरल करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो इसके अंदर ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनकी घात कितनी भी करें अपन तो उससे इकाई का अंक उतना ही प्राप्त होता है, मतलब इकाई का अंक चेंज नहीं होता है, घात चाहे कितनी भी हो। जैसे कोई भी संख्या है, उस संख्या में इकाई का अंक अगर 0 है और उसकी घात आप कितनी भी करो, चाहे आप कितनी भी घात, जैसे मान लो 512 आपने 513 घात कर दी। अब संख्या चाहे कुछ भी हो,
जैसे मान लो 7, 8, 5, 0 है, ये संख्या है, इकाई का अंक 0 है। यहां पर महत्व केवल और केवल किसका है? इकाई का अंक का महत्व है। इधर क्या लिखा है उससे अपने को कोई मतलब ही नहीं है। दहाई, सैकड़े का, हजार का, 10,000 का अंक, उनसे अपने को कोई मतलब नहीं है। आपको केवल और केवल कौन सा अंक देखना है? इकाई का अंक देखना है। यहां इकाई का अंक 0 है, 0 है और उसकी कितनी भी बड़ी घात हो, 0 को कितनी भी बार गुणा करेंगे, 0 को 0 से गुणा करेंगे तो इकाई का जो अंक है वो सदैव 0 ही आपको प्राप्त होगा। इधर तो चाहे कितना भी कुछ भी हो, कोई भी अंक आए, लेकिन इकाई का अंक तो 0 ही आपको प्राप्त होगा। ऐसा और कौन से अंकों के साथ होता है? अगर आप देखो तो कोई संख्या जिसमें इकाई का अंक 1 है और उसकी घात कोई भी, आप जैसे 1070 कर दिया आपने, कोई भी घात हो, यहां पर इकाई का अंक 1 है, 1 को 1 से आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो इकाई का जो अंक है वो सदैव 1 ही रहता है, कभी चेंज नहीं होता है। इसी प्रकार किसी भी संख्या में इकाई का अंक 5 है और उसकी घात आपने कुछ भी कर रखी है, जैसे 756 कर रखी है, तो उसमें इकाई का अंक सदैव 5 ही रहेगा, क्योंकि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 55 25 55 25 55 25 ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। वहां पर इकाई का अंक सदैव 5 ही रहेगा। इसी प्रकार एक अंक और होता है, कौन सा? 6। इकाई का अंक 6 है और उसकी घात आपने कुछ भी, जैसे 872 कर दी, कोई भी घात आप करें, इकाई का अंक जब 6 है और 6 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें तो इकाई का अंक 6 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो आपने 6 को मल्टीप्लाई किया, 4-5 बार कर दिया, तो 6 36 का 6, फिर इस 6 को इस 6 से गुणा करेंगे तो 6 36 का 6, फिर इस 6 को इससे करेंगे तो 6 36 का 6, 6 36 का 6, हमेशा 6 ही रहेगा। 6 की पावर चाहे कितनी भी हो, उससे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 4 अंक आपने देखे, 0, 1, 5 और 6। अगर किसी संख्या में इकाई के अंक ये हैं तो यहां पर आपको घात को देखना नहीं है। घात चाहे कितनी भी बड़ी हो, इकाई का अंक उतना ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे मैं आपको ये दूं, कोई संख्या जैसे मान लो 76 है और 76 की पावर जैसे आपको दे रखी है 708 दे रखी है। अब इसको सरल करने पर 76 की पावर 708 को सरल करने पर इकाई का अंक क्या होगा, वो आपसे पूछा गया। यहां पर इकाई का अंक 6 है तो 6 की पावर चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना प्राप्त होगा? आपको 6 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार मैं आपको कहूं, कोई संख्या आपको दे रखी है 751 है, उसकी पावर 112 आपको दे रखी है। इस संख्या को सरल करने पर इकाई का अंक क्या होगा? तो यहां पर इकाई का अंक 1 है, 1 की पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक सदैव कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, 0 है तो 0 ही रहेगा, और उसके अलावा 1 है तो 1 ही रहेगा। ये 4 अंक तो कभी चेंज नहीं होते, चाहे घात कितनी भी बड़ी हो। उसके अलावा 2, 3, 4, 7, 8, 9 ये चेंज होते हैं, और उनको सरल करने का तरीका क्या होता है उसको अपन देखते हैं। जैसे मान लो कोई भी संख्या आपको दे रखी है 512, और 512 की पावर आपको जैसे दे रखी है 74। 512 की पावर 74 को सरल करने पर इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा, वो अंक आपसे पूछा गया है। इसको सरल करने पर इकाई का अंक क्या होगा? यहां पर आप देखो तो इकाई का अंक क्या है? 2, और 2 है तो चेंज होगा। 2 को 2 से गुणा करते 2 दूनी 4 बन जाता है, 4 को 2 से गुणा करते 4 दूनी 8 बन जाता है, 8 को 2 से गुणा करते हैं 8 दूनी 16 में 6 बन जाता है। इकाई का अंक चेंज होता रहता है, 2 में, 3 में, 4 में, 7, 8, 9 ये चेंज होते हैं। तो इनमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं? इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए घात में सदैव किसका भाग दिया जाता है? 4 का भाग दिया जाता है, और 4 का भाग देने पर शेषफल जितना होता है उतनी घात रखी जाती है। जैसे यहां पर इस 51 से अपने को कोई मतलब नहीं है, इकाई का अंक 2 है और 2 की पावर कितनी होगी? आप 74 में 4 का भाग दो, और 4 का भाग देने पर जो शेषफल होगा, शेषफल 1 है तो 1 घात, 2 है तो 2 घात, 3 है तो 3 घात, और शेषफल अगर 0 है, 0 हो तो 4 घात रखी जाती है। ध्यान रखें,
शेषफल 1 होने पर 1 घात, 2 होने पर 2 घात, शेषफल 3 होने पर 3 घात, लेकिन शेषफल 0 होने पर 4 घात रखी जाती है यहां पर ऊपर। अब बात करें अपन 74 की, तो 74 में 4 का भाग देंगे, 18 चौक 72, 18 चौक 72, बचेगा कितना 2, शेषफल 2 बचेगा, तो घात कितनी होगी 2। और 2 को जब 2 बार गुणा करोगे आप, 2 को जब आप 2 बार गुणा करोगे तो इकाई का जो अंक आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। घात में सदैव किसका भाग देना होता है, 4 का भाग देना होता है, और जो शेषफल होता है उसको लिखा जाता है घात के रूप में। एक और देखो आप, जैसे आपको मान लो दे रखा है 5, 8, 9, 3, ये कोई संख्या दे रखी है और इसमें आपको घात दे रखी है 1, 8, 6, 0, ये दे रखी है। 5893 की पावर है 1860 में इकाई का अंक क्या होगा। आपको यहां पर इकाई का अंक यहां कितना है, इकाई का अंक केवल 3 है, यहां इकाई का अंक केवल क्या है, 3 है। आपको केवल 3 ही चाहिए यहां पर, और संख्या से कोई मतलब नहीं है। घात में भाग किसका देंगे, 4 का। 4 का भाग देने का तरीका मैंने अभी बताया था आपको। पूरी संख्या में 4 का भाग देने की जरूरत नहीं है, इकाई और दहाई के अंकों में 4 का भाग दे लो आप। 60 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, 15 चौको 60, शेषफल 0, और शेषफल 0 आया तो घात कितनी लगेगी, 4 लगेगी। शेषफल 1 आता तो 1 घात, 2 आता तो 2 घात, 3 आता तो 3 घात, लेकिन शेषफल 0 है तो घात कितनी होगी, 4 होगी। अब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो आप, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को, क्योंकि 3 की पावर 4 है तो 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, ये 3 तिया 9, और 9 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81, 81 में इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब यहां पर जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, 1 आएगा। इसको सरल करने पर इकाई का अंक 1 मिलेगा अपने को। दहाई, सैकड़े के, हजार के जो अंक हैं उनको आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को मैं सरल करवा रहा हूं आपको। आपकी सीट में क्वेश्चन नंबर देखिए 25 में यही इसी पर आधारित क्वेश्चंस हैं, कुछ आगे मैंने डाल रखे हैं। देखिए आपको दे रखा है 2467 की पावर 153 है। 153 में इकाई का अंक क्या होगा वो अपने को बताना है। यहां इकाई का अंक कितना है, 7, और उसकी घात 153, 153 में 4 का भाग दो तो 53 में ही दे लेते हैं, 153 में देने की जरूरत नहीं है, 2 अंकों में दे लेते हैं। 13 चौक 52, बचेगा कितना, 1, शेषफल 1 बचेगा तो 1 घात होगी, और 7 को जब 1 बार गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कितना मिलेगा आपको, 7 ही मिलेगा। मतलब आपका आंसर 7 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 26 आपको दे रखा है कितना, 38 की पावर 392, 38 की पावर 392 दे रखा है। यहां इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक जो है वो 8 है, और उसकी पावर में अगर 4 का भाग दें अपन तो 92 में 4 का, 2 ही अंकों में देते हैं अपन 4 का भाग, 92 में 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल 0 बचेगा, और शेषफल 0 बचेगा तो घात कितनी होगी, 4। 8 की पावर 4, मतलब 8 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इकाई का अंक ही तो देखना है आपको, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। जब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 64 में इकाई का अंक 4, 8 64 में इकाई का अंक 4, और 4 गुणा में 4, 4 चौक 16, 16 में इकाई का अंक कितना, 6 आएगा। तो यहां पर जो सरल करेंगे तो इकाई का अंक आपको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। संख्याएं जो हैं वो 1, 2 या गुणा के रूप में 3 या 4 दी जा सकती हैं, चाहे संख्या 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, सभी का समान तरीका होता है, एक ही तरीका होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दे रखा है 3 की पावर 65 इंटू में 6 की पावर 59 इंटू में 7 की पावर 71 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इन सभी को अगर गुणा किया जाए तो उस गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। संख्या 1 की बजाय 2, 3 लिख दी संख्या, तीनों में आप इकाई का अंक अलग अलग ज्ञात करो और फिर उन इकाई के अंकों को आप गुणा कर लो। देखो जैसे यहां पर 3 है, सबसे पहले 3 तो चेंज होता है। अब 3 तो चेंज होता है, 3 की घात देखो आप, 65 में 4 का भाग देंगे तो 16 चौको 64, बचेगा शेषफल 1, तो 3 की पावर होगी 1।
यहां इकाई का अंक 6 है, 6 की पावर चाहे कितनी भी हो, इकाई का अंक सदैव 6 ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। यहां पर देखें तो इकाई का अंक कितना है 7, घात में 4 का भाग दें तो 17 चौको 68, बचेगा शेषफल कितना 3, 3 शेषफल बचेगा तो घात कितनी करेंगे अपन 3 करेंगे। अब इनको और आगे सरल करो आप, 3 को एक बार गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 ही रहेगा, ये 6 का 6 ही रहेगा, लेकिन 7 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो 7 की पावर 3 कह दो आप 343 होती है, या आप जब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 तो 7 49 और 9 7 63 का 3 आएगा, मतलब 7 की पावर 3 करने पर इकाई का अंक कितना आएगा 3 ही आएगा। अब इन तीनों को और मल्टीप्लाई करो आप, अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिया 18 का 8 और 8 तिया 24 का 4, मतलब इकाई का अंक कितना होगा 4 आपको यहां से प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ये इकाई के अंक पर आधारित क्वेश्चंस हैं, संख्या 1 2 3 हो 4 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रश्न करने का तरीका सभी में समान होता है। नेक्स्ट आगे देखिए अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 28, इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया है और आपको शेषफल पूछा गया है, बाकी बात वही है। आपको दे रखा है 43 की पावर 246 को 5 से भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए तो आपको क्या बताना है शेषफल बताना है, शेषफल ज्ञात करना है। वो शेषफल तो अपन बाद में ज्ञात करेंगे, 5 का भाग भी अपन बाद में देंगे, पहले आप इसको सरल करने पर इकाई का अंक ज्ञात करो और इकाई का अंक पता चल जाएगा, तब उसमें 5 का भाग देने से शेषफल क्या आएगा वो भी अपने को पता चल जाएगा। यहां पर इकाई का अंक कितना है 3, और घात में जब 4 का भाग देंगे, इकाई और दहाई के अंकों में देंगे तो 46 में 4 का भाग देंगे तो 11 चौक 44, शेषफल कितना आएगा 2, मतलब 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। यहां इकाई का अंक 3 था, घात में 4 का भाग दिया तो 2 ही अंकों में देंगे, इकाई और दहाई के अंकों में, 46 में 4 का भाग 11 बार 11 चौक 44, बचा कितना 2, 3 की पावर 2 करेंगे तो 3 तिया 9 होता है, मतलब इस संख्या को सरल करेंगे तो उसमें इकाई का अंक कितना आएगा 9 आएगा। ये अपने को पता चल गया। अगर केवल इकाई का अंक पूछा होता तो आपका आंसर होता 9, लेकिन आपको ये कहा गया इसमें 5 का भाग दिया जाए तो शेषफल बताओ। जब इस संख्या में आप 5 का भाग देंगे तो अब इधर तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब लास्ट में आप 9 में 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 9 में से 5 घटेंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा आपको 4 प्राप्त होगा। अब चाहे इधर मान लो 0 हो चाहे 1 हो, मान लो 1 हो गया तो 5 तिया 15 बचेंगे 4, अगर यहां 2 हो तो 5 25 बचेंगे 4, यहां 3 हो तो 5 7 35 बचेंगे कितने 4। इधर अंक कुछ भी हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इकाई का अंक 9 है और 9 में जब 5 का भाग देंगे तो शेषफल आपको सदैव कितना मिलेगा 4 मिलेगा, और ये अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आज की क्लास में आपने भाजकता से संबंधित प्रश्नों को, उसके बाद बोर्डमास पर आधारित प्रश्नों को, और लास्ट में आपने इकाई के अंक पर आधारित प्रश्नों को सरल किया है। ओके, आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं जल्दी। ओके, थैंक यू।